तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हाँ, बढ़िया हो सब। बच्चों, मौसम बिगड़ चुका है, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और हम ये मान के चलते हैं कि आप सबने अपनी कुर्सी की पेटी बांध रखी होगी। तो बच्चों, आज हम सेशन में क्या लेके आए हैं, देखिए एग्जाम तक लॉजिकल मास्टर जी के यूट्यूब चैनल में ऐसा ऐसा कंटेंट आने वाला है ना कि अगर इसको मिस कर दिया तो एग्जाम के बाद आके डेफिनेटली आपको रिग्रेट होने वाला है, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आज हम 2024 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर आया, और खाली पेपर ही डिस्कस नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस बार देखने को मिलेंगे। और हमारी सीरीज तो चल ही रही है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। 2 चैप्टर के हमने जो है आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। एक है एसिड बेस और साल्ट, और दूसरा बताइए ह्यूमन आई, है ना। तो 2 चैप्टर के आपको वीडियो लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज देखते हैं कि क्या रहने वाला है इसमें। तो आपका टाइम ना लेते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो साइंस का पेपर है 2024 का। ठीक है, 3 घंटे का आपको इसे समय मिलेगा और 80 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दी हुई है सेक्शन ए, 4 सेक्शन आपकी रहने वाली है। हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं पेपर के पैटर्न को, है ना। तो 1 से लेके 18 तक, मतलब 18 क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू और असर्शन रीजन रहने वाली है। तो देखते हैं, अभी अपने पूरा सिलेबस बच्चों ने लगभग खत्म कर लिया। तो देखते हैं अगर यही पेपर आ जाए, मतलब यही पेपर आपको आता तो आप कैसे कर पाते, ये चीज देखनी है आपने। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपके लिए रहने वाली है। बच्चों, अगर आपका अच्छा खासा प्यार हमें मिल गया, अच्छा खासा कमेंट आपने कर दिए, है ना, तो हम सोच रहे हैं कि पिछले 10 साल के जो ऑब्जेक्टिव हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर खोलेंगे, 10 साल के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे उससे रिलेटेड इस बार क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि जेके बोस अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सर क्या होता है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रखना होता है। वाटर का वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 होता है। ठीक है, अगर जो हम बोल दें कि कौन से हमें याद करके जाने हैं, तो ये वाले कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो हमारी बुक पे दिए हुए हैं, हमें याद करके जाने होते हैं। इनमें से भी अगर आपको कुछ याद करके जाने हैं तो वो है डायमंड का, वाटर का, एयर का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का। ठीक है, ये तो मतलब आपको याद रहना ही रहना चाहिए, और बाकी पूरा कर लो तो बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा ना लेते हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, तो व्हेन द सिलियरी मसल प्रेजेंट इन द आई आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन इट्स फोकल लेंथ। तो बोल रहे हैं जब हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं, हमें पता है दूर की चीजें जब हम देख रहे होते हैं तो हमारे सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, और रिलैक्स स्टेट में हमारा जो लेंस है वो कुछ ऐसा पतला सा होता है, ना कि ऐसा मोटा सा। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो हमारा लेंस है वो रिलैक्स स्टेट में होगा और थिन होगा, पतला होगा, तो फोकल लेंथ उस समय में क्या होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन द सेम। तो इसका आंसर था बी। अब आपने इस स्लाइड को एक बार देख लेना है, अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर लोगे। और सर आपने तो जो ह्यूमन आई चैप्टर कराया ना, ये सब चीजें करा रखी थी, तो अगर हम वो लेक्चर देख के आते तो हम तो चुटकी में ये कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेंस जो है वो सिलियरी मसल कंट्रैक्टेड है और लेंस हमारा मोटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिलियरी मसल रिलैक्स है, लेंस हमारा थिन है, और जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स रहता है, आई लेंस थिन रहता है और फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। तो इसीलिए कहा था उस लेक्चर में कि इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन था क्या भाई? हाँ भाई, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई अपनी इमेज कहां पे बनाती है, तो हमें पता है रेटिना पे। रेटिना इज नोन एज द स्क्रीन ऑफ आई, तो ऑप्शन इसका बी ठीक होने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेटिना के ऊपर कौन से सेल्स होते हैं, तो रेटिना के ऊपर 2 तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल होते हैं, कोन सेल कलर के लिए और रॉड सेल इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस के लिए। बढ़िया सर, मजा आ रहा है लेक्चर करने का। चलो, तो अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स पे बात की जाए, सीरीज आए, तो कमेंट सेक्शन को भर दो। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस। बोल रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता है, जो चार्ज है जब चार्ज फ्लो करता है या चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, तो इसलिए हम ऑप्शन इसका होगा सी वाला बिल्कुल ठीक। याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, बच्चे ये करके जाए और वहां पूछ दें कि एक चार्ज है रुका हुआ है,
तो ये कौन सी फील्ड बनाएगा? रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चलता हुआ बहता हुआ चार्ज जो है वो जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बढ़िया। एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट्स एज शोन इन फिगर। तो बोल रहे हैं आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चन है, तो अपना लेफ्ट हाथ आगे करिए, उसको इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हो। ये आपका थंब आपको फोर्स बताता है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड और ये आपको करंट, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दी है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। और बच्चे कहीं इसको करके ऐसे कर देंगे, बट हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सर हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कहता है इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर करंट की डायरेक्शन, और जो थंब मेरा है वो किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड, पेज के अंदर जा रहा है। तो टू द राइट, टू द लेफ्ट, ऑन द टॉप ऑफ द पेज, सॉरी आउट ऑफ द पेज, या फिर इनटू द पेज। तो डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, पेज के अंदर घुस रही है। क्या बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन पे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2 टाइम H2O। अगर इसको हम हीट करेंगे 373 केल्विन में तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 हाफ टाइम H2O, इसमें से बाकी वाटर का मॉलिक्यूल 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो चीज होती है ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या ऑप्शन है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर POP ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन मिथ इथ प्रॉप बुट, 4 वाला आ गया ब्यूट, और आगे लिखा है NONE नॉन। बोले 4 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, इसका फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? ONE1 कीटोन से बिलोंग करेगा। अगर तुम लोग इस चीज को भूल गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखिए फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो OH, एल्डिहाइड है तो CHO, कीटोन है तो CO, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और हेलोजेंस है तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ओल लगेगा, अल लगेगा, ONE1 पूछा था तो कीटोन। बढ़िया सर, बड़े अच्छे से रिवाइज हो रहा है सर, मजा आ रहा है ना। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, दोनों चीजें जरूरी है। जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई एग्जाम हम कर लेंगे और उनसे अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो उन्हें सीखने को मिलेगा, और जिन बच्चों को लगता है कि भाई अब अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई कॉन्फिडेंस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक हमें पता है एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ मेटल हमने लिया है जिंक, साथ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे। रिएक्शन में सॉल्ट तो बनना ही चाहिए, बट उसके साथ क्या बननी चाहिए? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन 2, बट यहाँ तो हाइड्रोजन 1 है तो इसलिए हम यहाँ 2 लगाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा Na2, Zn एक ही है, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो ये हमारा बन गया सॉल्ट, और ये हमारी आ गई पूरी रिएक्शन। बढ़िया, ये इसका आंसर रहने वाला है। टेबल सॉल्ट को आयोडाइज सॉल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होती है। आयोडीन का क्या काम होता है सर? तो हमारे इधर जो प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड करता है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को देखता है। तो थायरोक्सिन की प्रॉपर सिक्रीशंस के लिए और थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन लगेगा, इसीलिए हमारे नमक के अंदर आयोडीन डाला जाता है। पीएच ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट शुड नाइदर बी अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। तो भाई अगर प्लांट अच्छे से जो ग्रो करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है उनकी जो पीएच होती है वो लगभग 6 से 7 के बीच आती है ना। तो मतलब थोड़ी सी एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में। तो नाइदर भी अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन तो नहीं होनी चाहिए और ज्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बात ठीक है, थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। तो इसलिए इसको ट्रू करेंगे। डैश इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जब भी हम कभी सोचते हैं, हमें पेपर में, अभी जैसे आप पेपर देने बैठे और आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपका पेन यहाँ बजेगा, तो ये है हमारा थिंकिंग सेंटर, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। पोलन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम स्टैमन टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो है स्टैमन से स्टिग्मा तक जाएंगे व्हेन इट हैपन इन द सेम फ्लावर। और यहाँ पे बोला सेम फ्लावर के अंदर ये हो रहा है। हमें पता है ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ये होता है फीमेल वाला पार्ट और ये होता है मेल वाला पार्ट। मेल वाले पार्ट की ये जो है वो फिलामेंट है, ये है एंथर। तो बोल रहे हैं ये पूरे को अगर मैं बोलूंगा तो पूरा क्या आ जाएगा? स्टेमन। और ये जो पूरा आ जाएगा इसे बोलेंगे फीमेल पार्ट को कार्पल या फिर पिस्टल। तो यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के सेम फ्लावर के ही सेम में चले गए तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी।
एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया सर, मजा आ रहा है, ऐसी सीरीज लाओ तो मजा आए ना, है ना बच्चों। अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यू की सीरीज आए और पेपर ऐसे आपको इस अप्रोच से सॉल्व करवाए जाएं, तो भाई जुड़े रहो और जोड़ते रहो, फैमिली बढ़ाते रहो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से फूड चेन कौन सी सही है। तो भाई ग्रास को बीट ने खाया, बीट को मैंगो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने, और इधर है गोट को ने खाया, को एलिफेंट ने, नहीं एलिफेंट हर्बीवोर। और ग्रास को फिश ने खाया, फिश को गोट ने, नहीं, तो ये वाली हो जाएगी सही। ओजोन इज डिप्लीटेड बाय, हमें पता है ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन यूवी से हमें प्रोटेक्ट करती है, और ओजोन को खराब कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता आपको क्लोरीन, तो आप क्लोरीन को ठीक करते, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन में से भी क्लोरीन एक ऐसी चीज है जो इसको एक्चुअल में डिप्लीट कर रही है। आपकी नेक्स्ट सेक्शन शुरू होती है सेक्शन बी, जिसमें 16 कहाँ गया क्वेश्चन, कितने हैं, अच्छा नहीं, अभी ये वही सेक्शन चल रही है, इसमें आगे आपके 16 और 18 क्वेश्चन जो है, क्योंकि 18 तक थे ना, तो यहां तक आगे आपके एमसीक्यू। अब आगे 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वही है कि अगर आपको दोनों ठीक लगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक लगे तो ए, दोनों ठीक लगे बट एक्सप्लेनेशन ठीक ना लगे तो बी, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, उस तरीके से आप करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आया है। पहला, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। सच बात है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड 2 डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो सच बात है, अगर 2 इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी होगी, इसकी तरफ भी होगी और इसकी तरफ भी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो ऑप्शन ए। बच्चों अगर तुम लोग चाहते हो ना सच में कि भाई धुआंधार कंटेंट आए, तो स्पोर्ट दिखाओ यार। नेक्स्ट सेशन है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। सच बात है, जंग लगने को पेंट वगैरह करके बचाया जा सकता है। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। सच बात है कि अगर ये हमारा मेटल है, इसके ऊपर अगर हम पेंट कर देंगे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। तो ये इसका एग्जैक्ट रीजन भी है और दोनों चीजें ठीक भी हैं, तो ऑप्शन ए। When we eat something we like, our mouth waters। बोल रहे जब भी हम कोई चीज देखते हैं जो हमें पसंद है, तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। The saliva help in swallowing a food। और जो स्लाइवा की मदद से हम खाने को अंदर निगल पाते हैं, ये बात भी सच है। दोनों बात सच है, बट इसके साथ कोई ये रीजन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, पेपर में और क्वेश्चन क्या बन सकता है, पेपर में आपसे पूछ लें कि जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, सेलिब्रेशन होती है, तो वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, तो आप बता दोगे मेड्यूला। कौन करता है, मेड्यूला। सेलिब्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। अब बच्चों सेक्शन बी आ गई है, इसे ध्यान से देखो। सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और कंपलसरी है करना। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है वो है कंकेव लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रेश लेंथ। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, ये है फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ, फोकल लेंथ। तो कंकेव लेंथ 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इमेज जो बन रही है, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको v 15 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू निकालनी है। सर हमें पता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v प्लस नहीं -1 में u, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। बट खाली फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। कंकेव लेंस वो होता है इस शेप का, इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। इमेज इसकी हमेशा इधर बनेगी, तो वो भी क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, तो ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। डिफाइन ओम्स लॉ एंड ड्रा सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ V = IR कब, जब टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट हो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओम्स लॉ कहता है। सर्किट डायग्राम इसकी आप बना देंगे, ठीक है। और व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सर अभी आपने पीछे बताया हमें। डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, नेक्स्ट हाइड्रोजन का रिमूव होना और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना।
तीनों चीजें ऑक्सीडेशन होती हैं। और व्हाट इज रिडक्शन? उल्टा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वहां ऑक्सीजन रिलीज होगी, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वहां ऐड होगी, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी आयनिक बॉन्ड में, जो कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा सर, बेकिंग सोडा नाम पढ़ते ही फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। What is meant by heterotropic mode of nutrition? Heterotropic mode of nutrition ऐसी mode of nutrition जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों से लेंगे, जैसे कि हम, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। What is difference between breathing and respiration? तो breathing होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, respiration होता है फूड से ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज कराना, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल लेवल पे बात नहीं है, और रेस्पिरेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। डिफरेंस इसका अभी टेंशन मत करो, इसका कंटेंट आपको भी मिलने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के सभी पार्ट बताओ, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, या जिसे भी स्टैमन, कार्पल, पिस्टल जिसे आप बोलते हो। राइट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन मेल, तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जिससे हम पता कर सकते हैं देख के ही कि ये मेल है और वो फीमेल है। तो मेल में बियर्ड की ग्रोथ आना, शोल्डर ब्रॉड हो जाना, ठीक है, वॉइस हैवी रहना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जो कौन कंट्रोल करता है, अगर इस बार पूछ लिया आपसे तो आप बोलोगे कंट्रोल करते हैं कौन, बताओ, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस इसका देख लो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, इनटेक फ्रेश एयर का लेना, यहाँ पे जो है वो लंबा प्रोसेस है, मतलब खाने से एनर्जी रिलीज कराएंगे, ये फिजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होगी, यहाँ एनर्जी का कोई लेना देना ही नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, कोई एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से करके जाइएगा सारे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कुछ इस तरीके से, रियल फ्लावर की यहाँ फोटोज दिखाई है आपको। ये जो है ये ओवरी है, ये जो पार्ट है, ये जो डंडी सी, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये आ गया मेल वाला पार्ट, ये आ गई फिलामेंट, और ये ऊपर आ गया एंथर, एंथर के अंदर होंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। और कलरफुल पत्ते जो होंगे उन्हें बोलेंगे पेटल्स, और ये जो ग्रीन वाले हैं इन्हें बोलेंगे सेपल्स। ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट किस में हो जाती है? ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट। चलो नेक्स्ट, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके रहने वाले हैं लगभग 8 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट डाउन एट लीस्ट 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता, दोनों में से चॉइस मिल जाएगी, मतलब है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के 3 यूजेस बताओ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के 3 यूजेस अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट उसका प्रोवाइड कर दूंगा। कंपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट विद परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कभी इसकी मैग्नेटिज्म को हम बढ़ा घटा सकते हैं, पर परमानेंट मैग्नेट को नहीं कर सकते। यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्रेन्स वगैरह में यूज किया जाता है, आपके घर में इलेक्ट्रिक बेल है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, स्पीकर वगैरह में यूज किया जाता है। कंपेयर इनका डिफरेंस जो है, ठीक है। डिस्क्राइब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जब लाइट जाएगी तो 7 कलर में टूटेगी, विबग्योर बनाएगी, वो पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर ये आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस आ गया आपका इलेक्ट्रो और परमानेंट मैग्नेट के बीच का। इसको डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, इसको कर देते हैं, इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा घटा के, इसकी फिक्स रहती है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये वीक मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रिक बेल में, क्रेन्स में सर इस तरीके से स्क्रैप वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। इलेक्ट्रिक देख लो इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में, स्विच वगैरह में, लाउड स्पीकर्स और हेडफोन्स में, और मैग्नेटिक लॉक जो आते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एक चीज याद रखना यार, एक बार का ऑब्जेक्टिव है कि सर्कुलर सोलिनॉइड को क्या कहते हैं? सर्कुलर सोलिनॉइड को कहते हैं टोराइड। क्या कहते हैं? टोराइड। सर आगे वाले क्वेश्चन जल्दी करिए सर। ओके बढ़िया। तो बच्चों ठीक जा रहा है ना सेशन, है ना? तो जोड़ते रहो और जुड़ते रहो, है। चलिए तो इसके साथ और में क्वेश्चन देखो उसी चैप्टर से है, डिस्क्राइब हाउ स्टार अपेयर ट्विंकलिंग एट नाइट। तो सर हमने गलती कर दी जो आपका वो लेक्चर नहीं देखा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने उसमें ये दोनों क्वेश्चन बताए थे और दोनों के दोनों आए हैं, तो इस बार भी मुन्ना आएंगे, लेक्चर देख के आओ। चलो, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में लगाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस को, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने पढ़ रखा है,
ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट के बीच में जब हम लगाएंगे तो इन 2 फिक्स पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। तो हमारे घर में भी पैरेलल में लगे होते हैं, इससे वोल्टेज सारे अप्लायंस को बराबर की मिलती है। अगर एक साइड की चीज सड़ गई तो बाकी वाले बच जाएंगे करंट ज्यादा आने की वजह से, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन रॉड ऑफ 20 ओम टेक करंट, ओम यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है सर 20 ओम, करंट हमें दी हुई है 5 एम्पेयर, टाइम हमें दिया हुआ है सर 30 सेकेंड, बोल रहे हैं हीट निकालो, H इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी, जूल्स हीटिंग इफेक्ट्स। तो हमारे पास I भी है, R भी है, T भी है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। What are effect of oxidation in everyday life? ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारे घर में जो खाना होता है वो रेंसिडिटी हो जाती है ना, तो खाना खराब होना शुरू हो जाता है, ऑयली फूड्स जो है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन से मेटल हमारे करोड होते हैं, तो कोरिजन इसके अंदर वाला पार्ट आ जाएगा, तभी दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कोरिजन और रेंसिडिटी। एक्सप्लेन हाउ द मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर कंपाउंड। जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल होंगे ये कौन से प्रोसेस से, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज आप एक बार देख ही लो यार। अरे हाँ देखो ये है, जल्दी देखो। सबसे पहले जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हमारे मेटल होंगे वो रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन उनके सामने हम रखेंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे, इस तरीके से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है, ये देखिए ना रिएक्टिविटी सीरीज। अरे मैं बना दूं, नहीं दी, चलो कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, है ना, ऐसे करके रिएक्टिविटी सीरीज चलती है नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इसको हम रिडक्शन बाय कार्बन के मेथड से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये आंसर आपने लिख के आना था। अच्छा बच्चा, ये आपको मिलने वाला है एक ही झटके में सभी के सभी इंपॉर्टेंट एलाइज जो पेपर में पूछे गए हैं जेके बोस के, तो इसका स्क्रीनशॉट मारो। कहाँ ढूंढते रहोगे, मिल रहा है जब कंटेंट यहाँ पे। अच्छा तो सर बढ़िया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। अलोइंग एज मेथड दैट प्रिवेंट कोरिजन। गैल्वेनाइजेशन होता है अगर ये मेटल है हमारा आयरन है तो इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, ऑक्सीजन आएगी, जिंक से रिएक्ट करेगी, जिंक का ऑक्साइड बनाएगी, हमारा मेटल बच जाएगा। तो इसको जिंक या क्रोमियम की कोटिंग करना आयरन के ऊपर, उसे बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। अलोइंग होता है मेटल को मेटल से जोड़ना, मेटल को नॉन मेटल से जोड़ना, और एक ऐसी चीज हमें मिलेगी जिसे कहते हैं अलॉय, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा जो है वो अच्छी होंगी। वो रहे अलॉय किस तरीके से प्रिवेंट करता है कोरिजन ऑफ मेटल से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ जाएंगी। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो सर क्या कंटेंट ला रहे हो, अभी आपने केमिकल इक्वेशन चैप्टर का डाला ना, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, तो चांस है ना अगर वहां पे कंटेंट ऐसा आ रहा है जो पिछले साल में आया हुआ है तो इस बार भी आएगा, तो इसका आंसर वहां जाके देख लो। ओके, वो वाली सीरीज को मिस मत करना। While diluting an acid, why is it recommended that acid should not add it to water and not to, उल्टा यार जो भी लिखा है मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जब भी हमें रिएक्शन करनी होती है लैब में तो पहले हम पानी लेते हैं और पानी के ऊपर एसिड डालते हैं। कभी हम ऐसा नहीं करते कि पहले एसिड रखेंगे, क्योंकि एसिड और वाटर की रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें काफी ज्यादा हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो अगर एसिड डाल के पानी डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब जो हमारी बीकर होगा वो फट जाएगा। तो आंसर इसका कहाँ मिलेगा, तो ये स्क्रीनशॉट मारो। एसिड शुड ऑलवेज बी डिल्यूटेड बिफोर यूज बिकॉज डिल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बढ़िया है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। तो बच्चा लोग क्वेश्चन है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि जो लिवर है वो बनाता है बाइल जूस। पेपर में क्वेश्चन आएगा बाइल जूस कौन बनाता है, तो आप बोलोगे लिवर। और पूछ लें कि बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, तो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। कौन करता है, गॉल ब्लैडर। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर फैट कैसे डाइजेस्ट होंगे, बाइल जूस जो आएगा फैट्स को पहले तोड़ेगा। बाइल जूस फैट्स को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाज जो है वो लिपेज,
हाँ लिपेज जो है वो बनाएगा और ये जो है उसकी डाइजेशन करवा देगा। ठीक है, तो ये दो हमारा एक बाइल जूस और पैंक्रियाटिक लिपेज का यहाँ रोल रहेगा। हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज। आप कैसे, तो बोले एल्वेलाई किस तरीके से बनी हुई है। लंग्स के अंदर जो सबसे छोटा इस तरीके का यूनिट होता है उसे एल्वेलाई कहते हैं, जिसके आगे पीछे बंच ऑफ कैपिलरीज आई हुई हैं, जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ किस तरीके से वो डिजाइन है कि ज्यादा से ज्यादा गैस को वो एक्सचेंज करवा पाए, क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन है कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड कर पाए। आंसर आपका इसको भी प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस से। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस? ऑक्सिन, ऑक्सिन नहीं, अभी देखते हैं कौन से हैं। ठीक है, ये देखो एडानाइन, थायामाइन, ग्वायानाइन, साइटोसाइन, इससे मिलके ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस से। एल्वेलाई वाले का ये आंसर है, आप इसे चेक कर सकते हो। बाइल जूस वाले का ये आंसर है, इसे आप चेक कर सकते हो। आंसर मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर देना आप, मैं आपको आगे डिटेल बता दूंगा कहां से कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। चलिए, अच्छा तो जीन का केमिकल नेचर क्या होता है वो बताओ। वेयर आर जीन्स लोकेटेड। डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? तो जो फूड चेन में हमारे फूड चेन में जैसे सबसे नीचे जो है अगर हमारा ग्रास आ रहा है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, तो जो अलग अलग स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट। कोई एग्जांपल दे दो। तो सबसे नीचे आप ले लोगे ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर स्नेक, स्नेक के ऊपर ईगल। ठीक है, ऐसे बना लोगे। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हार्मफुल सब्सटेंस का, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, ठीक है, उनकी हर ट्रॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ते जाना, मैग्नीफाई हो रहे हैं वो। ठीक है, अगर यहाँ वो 10% थे तो यहाँ आते आते 100% वो हो चुका है। इसे बोलेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हर लेवल पे ये बढ़ती जाती है। डीडीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप इसकी फुल फॉर्म जो है वो पढ़ के जाइएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा अगर आपको आता है तो। क्वेश्चन नंबर 38, लॉन्ग आंसर आपके शुरू हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। तो आपको ये सारे केसेस पूछ लिए हैं और बोल रहे हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है ये वाला लेंस होता है, कहाँ का इमेज बनेगी। तो इसके अच्छा ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। जीन जो है एक स्मॉल सेगमेंट है डीएनए की, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल नेचर जो है वो डीएनए ही है। ठीक है, और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक लिपेज जो है वो डाइजेशन करवाएंगे। अच्छा, ये आगे आपके सारे केसेस जब कहाँ कहाँ इमेज बन रही है बाय कन्वेक्स लेंस। बढ़िया है सर, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन आया है और खत्म होने वाला है पेपर, तो हौसला रखिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जब लाइट जाएगी तो वो बेंड करेगी, है ना, वो वाला आपको पूरा बताना है। रिफ्लेक्शन के लास्ट बता दो, उस तरीके से 5 मार्क्स का आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो हमें पता है कार्बन एनाइन कंपाउंड में जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो, सेम जिस ग्रुप का सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, जैसे कि मैं एल्केन की अगर बात करूं तो एल्केन का क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, इसमें जितने बिलोंग करेंगे वो सब के सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे। जैसे कि मीथेन है, इथेन है, ठीक है, उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, सबकी आप बात कर लो। हर किसी में कितने ऐड करते जाओगे? CH2 ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 = 14। तो एक और दूसरे मेंबर में इसमें कितने का गैप होता है? 14 का गैप होता है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। ठीक है, आप एक टेस्ट के बारे में बताओ, ये आपसे पूछ लिया, और अगर इस बार टेस्ट पूछा है तो अगली बार चांस है कि इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। आपको पता है जो
कुकिंग ऑयल और बटर में क्या डिफरेंस होता है? एक सैचुरेटेड होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, तो हाइड्रोजिनेशन वाली रिएक्शन यहाँ पे यूज होगी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के ऊपर आप बताओ, तो वो जो मिसल्स वाला पूरा पार्ट है वो पूछा था। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से उसमें स्टेप होते हैं? कई बच्चे में देखते हो उस पे स्टेप लिखाते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये वो चीजें, वो नहीं, स्टेप बताने आपको। रिडक्शन हो रही है, सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो स्प्लिट होगा और उसके बाद जो है वो रिडक्शन होती है, ठीक है। फिर है व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन। कितने तरह के होते हैं प्लांट हार्मोन? 5 तरह के हमें पढ़ के जाने हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें से कुछ ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, तो 2 ग्रोथ प्रमोटर के नाम बोलो तो आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और जिबरलिन का भी, तीसरा भी अगर बताना हो। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द स्पोर? तो आपको बताना है कि टेंड्रिल में किस तरीके से जो है वो ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ करवाता है। टेंड्रिल वाली आपको पता है कौन सी जो होगी मूवमेंट, ये होती है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जैसे ही प्लांट जो बेल लगती है हमारे घर में, जैसे वो किसी चीज के साथ टच होगी उस जगह पे कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप बटर और कुकिंग ऑयल का डिफरेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे ना एक खास बात है जो आपको देख के जानी है, वो क्या है? वो ये है कि प्लांट में ग्रोथ वाले हार्मोन्स हैं, जिन्हें प्लांट हार्मोन्स को तो हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ग्रोथ वाले ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ को रोकने वाले, क्योंकि अगर प्लांट ग्रो ही करता जाएगा तो एक टाइम तो कहीं बाहर ही चला जाएगा ना, तो ग्रोथ रुकना भी बड़ा जरूरी है। तो 2 हार्मोन जो है वो ग्रोथ को रोकते हैं, बट इसमें से जो इथाइलिन है ये ग्रोथ करवाता भी है, रोकता भी है, तो ये दोनों की तरह काम करता है। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये जो इथाइलिन है ये ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन है, बाकी सब गैसियस नहीं है, ये गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल डिवीजन कौन करवाएगा? तो साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का अगर आपसे पूछ लेंगे तो बताओ फोटोट्रॉपिज्म में, और जैसे अभी टेंड्रिल वाला केस था उसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आप सबको लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हो बाकी के पेपर भी इस तरीके से डिस्कस किए जाएं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर वी वांट मोर। थैंक यू वेरी मच।